तो सभी को गुड मॉर्निंग। छोटी सी गड़बड़ हुई आज, मेरे पास पेन नहीं है, ठीक है, बट फर्क नहीं पड़ने दूंगा। कल मदनगिर वाले सेंटर में भूल गया, नहीं वो नहीं चलता, इसको मेरा ही चलता है। कैंसिल, ये है ना उंगली, उससे भी चलता है। भारतीयों में वैसे ही उंगली करने की बड़ी आदत होती है। बेटे गेट बंद कर देना। आ जाओ जी। तो टॉपिक है हमारा क्या, कंसीडरेशन चल रहा है। एकदम शांत रहेंगे। आज जो आप क्लास में पढ़ रहे हो, आप ये समझ लो लीक्ड क्वेश्चन है सामने आपके जो पढ़ने वालों। आपके पेपर में आउट ऑफ 100 जितनी बार भी कंसीडरेशन से क्वेश्चन आया है, वो लगभग लगभग मोर देन 90% यही क्वेश्चन पूछा गया है। मैंने बोला था ना प्रायोरिटी क्वेश्चन बताऊंगा एक। इस यूनिट से आपका एग्जाम में जो टॉपिक 10 में से 9 बार पूछा गया है, वो यही वाला टॉपिक है, ठीक है। और आज कंसीडरेशन हमारा कंप्लीट भी हो जाएगा। कुछ बच्चे हैं जो अभी क्लास में नए हैं, उनको कोई समस्या नहीं होगी इस टॉपिक को समझने में, ठीक है। तो जो चल रहा है, क्योंकि कुछ न्यू स्टूडेंट है, जरा उनको बीच में लेकर आते हैं और ओल्ड वालों का रिवीजन अपना पूरा ध्यान से सुनना। मैंने आपको चैप्टर स्टार्ट किया इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, और आप सभी इस इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की वर्थ को जानते हो। अप्रोक्सीमेटली 35 to 40 मार्क्स आउट ऑफ 100 ये अकेला चैप्टर देता है। तो अगर वर्थ इतनी है तो सर साइज भी इसका इतना ही बड़ा है। फिर टोटल 9 नंबर ऑफ यूनिट्स हमें पढ़ने, कितने, 9। आप ये मान लो कि 9 चैप्टर्स आप लोगों को इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में पढ़ने, समझ गए। उस 9 में से हमने पहला यूनिट कंप्लीट कर लिया है बस, और दूसरे यूनिट का 2 लेक्चर हुआ है। पिछला लेक्चर बहुत ज्यादा बड़ा नहीं था, और आज वाला भी इतना बड़ा नहीं होगा। इस यूनिट के पॉइंट ऑफ व्यू से आज ये कंप्लीट हो जाएगा। यूनिट का नाम है कंसीडरेशन। बस एक शब्द है, यूनिट का नाम क्या है, कंसीडरेशन। ऑल वेल। बस 5 मिनट के लिए मैं रिवाइज करा रहा हूं, अभी आपको समझ नहीं आएगा और फिर क्लास शुरू करेंगे। कंसीडरेशन में सबसे पहले मैंने आप लोगों को रिवीजन स्टार्ट है, मैंने आपको कंसीडरेशन का मीनिंग बताया। क्या आप सभी जानते हो मीनिंग क्या है? व्हेन एट द डिजायर ऑफ प्रोमीजर, द प्रोमीजी और एनी अदर पर्सन हैज डन, डज, will do any activity or things etc is called कंसीडरेशन के मैंने आपको बताया रूल्स अबाउट कंसीडरेशन। कंसीडरेशन के रूल्स थे कुछ, देखो 3 ही टॉपिक है डेफिनेशन के अलावा। इस यूनिट में 3 ही टॉपिक है, तीनों बड़े बड़े टॉपिक है। एक था रूल्स, दूसरा पिछली क्लास में पढ़ा है प्रीविटी टू कॉन्ट्रैक्ट, और तीसरा आज पढ़ाऊंगा नो कंसीडरेशन नो कॉन्ट्रैक्ट। बस 3 टॉपिक है। 90% टाइम आज वाला टॉपिक पूछा गया है जो आज पढ़ाऊंगा। इसके अलावा प्रीविटी और ये जो रूल है उनमें से कुछ भी एक कभी कभी पूछ लेता है। तीनों ही चीजें आपके फिंगर्स पे होना चाहिए ऑलवेज, कभी भी पूछ लूंगा आपसे। रूल्स अबाउट कंसीडरेशन, कंसीडरेशन के 3 रूल मैंने डेफिनेशन से उठाए थे या नहीं? रूल नंबर 1 बताओ, मस्ट बी एट द डिजायर ऑफ, वरना क्या बन जाएगा, काउंटर ऑफर। मे बी गिवन बाय प्रोमिजी और एनी अदर पर्सन ऑन बिहाफ ऑफ प्रोमिजी, और यहाँ केस बताया था चेन्नैया वर्सेस, ठीक है। कंसीडरेशन मे बी ऑफ 3 टाइप्स, पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर। कंसीडरेशन मस्ट हैव सम वैल्यू विच मे बी एडिक्वेट और इनएडिक्वेट। कुछ ना कुछ वैल्यू होना कंसीडरेशन का जरूरी है, जो एडिकेट भी हो सकता है और इनएडिकेट भी हो सकता है। कंसीडरेशन मस्ट बी रियल एंड नॉट इल्यूजरी, मतलब कंफ्यूजिंग कंसीडरेशन नहीं होना चाहिए, एंड कभी भी एग्जिस्टिंग ऑब्लिगेशन पे कंसीडरेशन नहीं देंगे। ऑल वेल था। दूसरा टॉपिक पिछली क्लास, और बड़ा इंपॉर्टेंट और बहुत ही लॉजिकल क्लास थी पिछली वाली, याद होगी आपको। टॉपिक का नाम था प्रीविटी टू कॉन्ट्रैक्ट।
और प्रीविटी टू कॉन्ट्रैक्ट का टॉपिक निकला है कंसीडरेशन के रूल नंबर 2 से। रूल नंबर 2 क्या था? मे बी गिवन बाय एनी अदर पर्सन, कंसीडरेशन मे बी गिवन बाय एनी अदर पर्सन। कंसीडरेशन मतलब होता है बेटा समथिंग इन रिटर्न। what I am doing now is consideration for you. I am giving service। और जब आपने पेमेंट करी थी मैम को रिसेप्शन पे या करोगे तो वो कंसीडरेशन हमारे लिए हो गया, समथिंग इन रिटर्न। और कॉन्ट्रैक्ट जब भी हम बनाते हैं तो बिना कंसीडरेशन के कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनता। कॉन्ट्रैक्ट बनाने के लिए कंसीडरेशन का होना अनिवार्य है, मतलब जरूरी है। आप ऑटो में बैठोगे, ऑटो वाला ने आपको आपके घर छोड़ दिया और आप उसको थैंक यू बोल रहे हो, तो चलेगा क्या काम? तो पहिए में बांध के ऑटो चलाएगा फिर आपको। सही है। तो टॉपिक है हमारा प्रीविटी टू कॉन्ट्रैक्ट। देखो रूल कहता है कि कंसीडरेशन कोई और भी दे सकता है पार्टी के बिहाफ पर, जैसे आपके बिहाफ पर आपके मम्मी पापा फीस दे दे। लेकिन अगर कॉन्ट्रैक्ट में कोई गड़बड़ हुई तो फिर केस फाइल एक दूसरे पर कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टी ही कर सकते हैं और कोई। ये था टॉपिक प्रीविटी टू कॉन्ट्रैक्ट। I know stranger can give consideration but stranger cannot take legal action against contracting party। समझ गए? लेकिन उसके कुछ एक्सेप्शंस थे, मतलब वो सिचुएशन जहां पर स्ट्रेंजर कैन टेक लीगल एक्शन अगेंस्ट कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टी, वो सिचुएशन जहां पर स्ट्रेंजर जो है वो कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टी पर केस फाइल कर सकता है। तो कौन सी सिचुएशन है? नंबर 1, इन द केस ऑफ ट्रस्ट द बेनिफिशियरी कैन फाइल सूट अपॉन ट्रस्टी। अगर आप ट्रस्ट की बात करते हो तो बेनिफिशियरी ट्रस्टी पर केस फाइल कर सकता है। इन द केस ऑफ फैमिली सेटलमेंट और मैरिज एग्रीमेंट बेनिफिशियरी कैन फाइल सूट। इन द केस ऑफ असाइनमेंट असाइनी कैन फाइल सूट। इन द केस ऑफ एक्नॉलेजमेंट एंड द लास्ट वन वाज कोवेनेंट रनिंग विद लैंड। ऑल वेल? तो सबको आ गया ये? चलो जी, अब ये क्लास फ्रेश क्लास, क्योंकि फ्रेश टॉपिक आप सभी के लिए। तो बस आज ये पेन मेरे पास नहीं है, बट मैं बिना पेन के भी आपको प्रॉपर तरीके से बता दूंगा, उसकी चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। मैंने आपको जब यूनिट नंबर 1 पढ़ाया तो एक बात बताई थी वहां पर, उस बात को रिपीट कर रहा हूं। आप सभी लोग जानते हो ना ये कानून बनाए क्यों जाते हैं? बेटे मेरे, आपका नाम क्या है? साक्षी बेटा, ये कानून जो हम पढ़ रहे हैं लॉ, ये क्यों बनाए गए हैं? सरकार ने क्यों बनाया पार्लियामेंट में ये कानून? ताकि अगर किसी भी आम आदमी को कोई तकलीफ होती है तो वो उस कानून का सहारा लेकर, अगर उसके साथ किसी ने कुछ गलत कर दिया तो वो कानून की मदद लेकर सामने वाली पार्टी के अगेंस्ट में कोई एक्शन ले सके। यस, इसीलिए कानून बनाए जाते हैं। तो टोटल मल्टीपल्स ऑफ कानून भारत के अंदर है। उन मल्टीपल्स ऑफ कानून में एक कानून इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट भी है। देखो दुनिया का सबसे स्ट्रॉन्ग कानून इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट होना चाहिए। क्यों? क्योंकि सबसे ज्यादा काम हम लोग दिन भर में करते क्या है? एक दूसरे से कॉन्ट्रैक्ट बनाते। ये कैमरा खरीद के लाए तो कॉन्ट्रैक्ट बनाया होगा, घड़ी खरीद के लाए तो कॉन्ट्रैक्ट बनाया होगा, वैसे ये मेरे को शादी में मिली थी, जो भी लाया था खरीद के। लैपटॉप खरीद के लाए तो कॉन्ट्रैक्ट बनाया होगा, ये प्रोजेक्टर लेकर आए तो कॉन्ट्रैक्ट बनाया होगा। अब जब हमने, मान लो सर ने अभी ये पूरा प्रोजेक्टर आपके सामने जो टीवी है वो सर ने परचेज किया, तो परचेज किया होगा तो आपस में एक एग्रीमेंट बनाया होगा। सर ने टीवी वाले से बोला होगा भाई मुझे ये वाला टीवी चाहिए, बड़ा सा, जो टीवी को क्लास में मैं पैनल को दिखा सकूं। उसने कहा यस सर मिल जाएगा। सर ने कहा कितने रुपए में? उन्होंने कहा इतने रुपए में। सर ने पैसे दिए, सर को टीवी मिला। सर के लिए कंसिडरेशन क्या हुआ? टीवी। और उसके लिए क्या हुआ? मतलब
एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट जब बनाना है, वैलिड मतलब कि आप ऐसे कॉन्ट्रैक्ट बनाना जो आप बाद में कोर्ट में ले जा सको। पर चला आपने कॉन्ट्रैक्ट बनाते वक्त गलती करी तो कोर्ट में कैसे ले जाओगे? तो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बनाने के लिए टोटल 10 पॉइंट पढ़ाए थे आप लोगों को मैंने। उस 10 पॉइंट का चौथा पॉइंट बताओ, कंसिडरेशन। नो कंसिडरेशन नो कॉन्ट्रैक्ट। अगर मैं आपसे कंसिडरेशन नहीं ले रहा तो हमारे बीच में कोई भी कॉन्ट्रैक्ट। जैसे YouTube पर मेरी फ्री क्लासेस चलती हैं। फ्री इन द सेंस क्या होता है, मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूं, ये रिकॉर्ड होता है, मैं अपलोड करता हूं। कई सारे बच्चे हैं जो इस चीज का फायदा उठाते हैं। फायदा उठाने मतलब वो पढ़ाई कर रहे हैं। कुछ अभी हंड्रेड्स ऑफ स्टूडेंट्स, 100 से ज्यादा बच्चे ऐसे हैं जो पूरे इंडिया में हैं जो रेगुलरली उसको देखते हैं, कंटिन्यूअसली मतलब सारी वीडियोस लगातार। लेकिन मैं वो वीडियो उनको प्रोवाइड कर रहा हूँ फ्री में। अब मान लो मैंने अगले चैप्टर को नहीं दिया, एक चैप्टर दे दिया इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट नहीं दिया, तो क्या वो मेरे खिलाफ लीगल एक्शन लेंगे? मैंने कोई कॉन्ट्रैक्ट किया उनके साथ में, क्योंकि यह कंसिडरेशन। और वहीं बच्चे यहां पर फीस पे कर रहे हैं, पूरी सिलेबस की कर रहे हैं। अब पूरे सिलेबस में टोटल नंबर ऑफ चैप्टर 7 है, मैं आपको मात्र 4 करवाऊं और 3 ना करवाऊं तो फिर ये गड़बड़, फिर तो आप मेरे खिलाफ लीगल एक्शन ले सकते। तो विदाउट कंसिडरेशन, इफ देर इज नो कंसिडरेशन देन देर विल बी नो कॉन्ट्रैक्ट। और जब कॉन्ट्रैक्ट नहीं है तो केस कैसे करोगे आप किसी को? ऑल वेल है। तो कंसेप्ट कहता है नो कंसिडरेशन नो कॉन्ट्रैक्ट, जनरल कंसेप्ट है जनरली। और जब भी बात जनरली की आती है तो मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था कि पक्का उसके कुछ ना कुछ क्या होते हैं, एक्सेप्शंस होते हैं। अगर बात जनरली बोल रहा हूं ना तो मतलब कुछ ना कुछ एक्सेप्शंस जरूर है, मतलब वहां पर ये प्रोविजन अप्लाई नहीं होगा। तो जनरली अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट और एग्रीमेंट must be supported by consideration. So if there is no consideration then there will be no contract. और अगर कंसिडरेशन नहीं होता तो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड। और जो चीज वैलिड नहीं होती वो वॉइड होती है। बेटे मेरे, वॉइड का मतलब होता है यूजलेस। क्या होता है? यूजलेस। बात समझ में आ गई? कोई दिक्कत किसी को? तो जनरली आप अगर कोर्ट में जाते हो तो फिर आप बिना कंसिडरेशन के कोई भी एग्रीमेंट बनाओगे, कोई भी कॉन्ट्रैक्ट बनाओगे तो वो वैलिड होगा ही नहीं। ये बात आप समझ लेना। यहां तक ओके? अब जरा आगे की बात सुनते हैं। ये तो जनरल कंसेप्ट है, तो पक्का इस जनरल कंसेप्ट के क्या होते हैं, कुछ एक्सेप्शंस होते हैं। मैं वो एक्सेप्शंस आपको अलग से पहले बताऊंगा। तो एक्सेप्शन नंबर 1, एग्रीमेंट बेस्ड अपॉन नेचुरल लव एंड अफेक्शन। नेचुरल लव एंड अफेक्शन में बनाए गए एग्रीमेंट में अगर कंसीडरेशन नहीं भी हुआ तो भी कोर्ट में जाकर आप लीगल एक्शन ले सकते हो। अब जरा बताएं आप लोग, नेचुरल लव एंड अफेक्शन क्या होता है? मोहब्बत है जी, कौन सी? कोई भी? जैसे जैसे हस्बैंड वाइफ के बीच में नेचुरल लव एंड अफेक्शन होता है। पापा और बच्चे के बीच में नेचुरल होता है नहीं होता? फादर एंड सन। एक ऐसी केस बताता हूं, ठीक है? 2 केस बताऊंगा और दोनों ही कई बार पेपर में पूछे गए। तो क्या हुआ अभी सुनना, ठीक है? पहले केस समझेंगे,
एंड देन मैं फिर कंडीशन बताऊंगा कि टॉपिक क्या क्या था। एक पापा ने, एज इट इज क्वेश्चन है जो आपके पेपर में भी आए हुए हैं और आपसे मॉडल टेस्ट पेपर में भी पूछा है आपके आईसीआई ने। पापा ने अपने बेटे से बोला, बेटा सीए फाउंडेशन कर रहा था, ठीक है, मेरे पास ही पढ़ रहा था क्लास में, तो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के 2 यूनिट पढ़ चुका था। तो अभी समझ में आएगा मैं क्यों कह रहा हूँ ये 2 यूनिट पढ़ चुका था। घर में बैठा हुआ था तो बेटा थोड़ी सी शैतानी वैतानी करता था, तो पापा ने एक दिन क्या करा, अपने बेटे को बुलाया अपने पास। पापा ने बेटे को ये बोला कि अगर तू सीए फाउंडेशन पास हो जाता है तो मैं तुझे एक रॉयल इनफील्ड बुलेट दिलवाऊंगा। बुलेट है ना, बहुत मस्त मोटरसाइकिल है। तो बेटा ना मेरे पास पढ़ रहा है, मैंने तुम्हें बताया 2 यूनिट पढ़ चुका है वो। उसने कहा अच्छा पापा। तो बेटा पहले खड़ा हुआ, जाता है, एक अच्छा सा रजिस्टर लेकर आता है और पेन के साथ में, और बेटा पापा को बोलता है पापा जरा राइटिंग में लिखना। पापा ने लगा सोचा ये तो बालक ही है अपना, कोई क्या दिक्कत है, बेटा ही है, चल। लिख दिया पापा ने कि अगर तू सीए फाउंडेशन पास होता है तो मैं तुझे रॉयल इनफील्ड बुलेट गिफ्ट करूंगा। कुछ सीसी वीसी का भी चक्कर होता है ना इनका, है ना, तो कुछ सीसी वीसी का भी चक्कर होता है। तो हेलो मैम, मैं बाद में कॉल करूँ क्या? पवन, पवन भाई के ऑफिस से है ना फोन? हाँ मैं अभी क्लास ले रहा हूँ, बाद में करूँगा। ठीक, अभी नहीं कर सकता मैं, बाद में। ठीक है, थैंक यू। तो सबसे पहली बात कि उस बच्चे ने क्या करा, वो चुपचाप से पापा से बढ़िया से राइटिंग में लिखवा दिया। बच्चे ने कहा पापा एक काम करो ना, साइन भी कर ही दो। पापा ने भी, चल कोई बात नहीं, ठीक है, साइन कर दिया। बच्चे ने कहा पापा इस पे स्टैंप ड्यूटी लगाओ जरा। वो देखा, वो टिकट्स सी आती है, पेपर होता है ना स्टैम्प पेपर, उसी पे लिखवाया। पापा ने कहा नादान मेरा बालक, अब बड़ा हो गया, ठीक है। पापा ने उस पे स्टैंप लगा दी, मतलब रजिस्ट्रेशन भी कर दिया, ठीक है। फिर बेटा पापा से कहता है कि पापा आप मुझसे प्यार करते हो या नहीं? पापा ने, मेरी जान में बच्चा, इधर आ तू, नम 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 नम। तो दोनों के बीच में नेचुरल लेवन, कुछ समझ में आ रहा है? बेटे ने पापा से पूछा कि भाई आप मुझसे प्रेम करते हो ना? तो हाँ, मैं आप ही की औलाद हूं ना? पापा थोड़ा सकपका गया, हाँ हाँ बेटे तू मेरा ही है। देयर मस्ट बी, अच्छा बेटे ने वो सारी चीजों की पुष्टि कर ली, पुष्टि इन द सेंस कंफर्मेशन ले ली एक पेपर पर, ठीक है भाई। अब बेटे ने बुलेट के चक्कर में अच्छी पढ़ाई करी, क्लास में रेगुलर हुआ, हमारी सारी क्लासेस सुनी, और ये बात की मैं गारंटी देता हूँ, अगर आप सारी क्लासेस अटेंड करते हो, सारा होमवर्क कर लेते हो, और जो मैंने क्लास में बोला था अदरवाइज इन क्लास आप 6 घंटे घर में पढ़ते हो, इंस्टीट्यूट बेशक 30% रिजल्ट देता हो, आपका 100% होगा, मैं आपको गारंटी देता हूँ इस बात। 4 बैच पहले, 2.5 साल पहले एक बैच पढ़ाता था मैं, जिसमें 17 बच्चे पढ़ते थे मेरे पास। एक इवनिंग बैच बनाया था, टाइमिंग कम थी मेरे पास, मना कर रहा था बट बन गया बैच में, 17 स्टूडेंट का बैच था। आप बिलीव नहीं करोगे, 17 के 17 पास हुए थे, 17 के 17, एक भी फेल नहीं हुआ था। और ऐसा कोई इंटेंशन नहीं था कि कोई सुपर 17 बैच है, ऐसा कुछ नहीं था, नॉर्मल था। बट वो सब रेगुलर थे, अच्छे से सुनते थे, कोई छुट्टी नहीं करते थे, सारे टेस्ट करते थे, 6 घंटे मिनिमम घर पे पढ़ते थे और फॉलो करते थे इंस्ट्रक्शन को, सारे पास हो गए, सब इंटर में आए। अब तो सारे ऑलमोस्ट फाइनल में पहुंच गए।
समझ गए? तो आप लोग अच्छे से मेहनत करो। तो ऐसी वो बच्चा अच्छे से मेहनत कर रहा था, हो गया पास भाई। फाउंडेशन दौड़ दौड़ा, पापा पापा, हो गया फाउंडेशन क्लियर। पापा मेरा बच्चा, वाह क्या बात, वेरी नाइस। वो कह रहा वेरी नाइस नहीं, हो गया वेरी नाइस बहुत, जल्दी चलो मेरे साथ। अब कहाँ बेटे, ये पकड़ 100 रुपए गोलगप्पे खा लियो। बेटा कहते पापा 100 वो नहीं चलेंगे, मेरे को रॉयल इनफील्ड चाहिए। पापा कहते, अच्छा हाँ, वो तो ऐसे ही बोल दिया था मैंने ताकि तू पढ़ ले। बेटा कह रहा मैंने ऐसे नहीं लिखवाया था आपसे, ठीक है, हल्के मत लो, फाउंडेशन क्लियर हो, लॉ पूरी आती है बिजनेस की, दिलवा रहे हो या नहीं? पापा कह रहा नहीं। तो बेटा अपने पापा के खिलाफ कोर्ट में जा सकता है, इवन बेटे की तरफ से कोई भी कंसिडरेशन पापा को देने के लिए नहीं था, बिना कंसिडरेशन था ना, पापा ने बोला तो बेटे ने क्या किया, कुछ पैसा दिया, लेकिन फिर भी बेटा कैन टेक लीगल एक्शन। सेम क्वेश्चन कई बार आया हुआ, और सीए फाउंडेशन ही लिखा होगा कि एक फादर है, फादर ने बच्चे को बोला तू सीए फाउंडेशन पास हो जाएगा तो मैं तुझे रिवॉर्ड दूंगा। बच्चा शातिर था, उसने राइटिंग साइन ये सब करवा के ओके पास हो गया। वो पापा के पास रिवॉर्ड मांगने जाता है, पापा मना कर देते हैं, तो वो लीगल एक्शन पापा के खिलाफ ले सकता है। शर्त ये है, ये सारी कंडीशन, तो बेटे ने सारी कंडीशन फुलफिल करी, राइटिंग करा, साइन किया, रजिस्टर्ड किया, रिलेशन भी था, और लव एंड अफेक्शन होना जरूरी है। आ गया? एक केस आया था, केस का नाम था यस, केस का नाम था राजलक्ष्मी देवी वर्सेस भूतनाथ। पहले के जमानों में ऐसे ही नाम होते थे, कोई काला है तो कालू, मोटा है तो मोटू, है ना। सब पहले तो नाम में कोई टेंशन नहीं, आजकल तो जब बच्चा पैदा होता है तो बिल्कुल इंटरनेट पे सर्च किए जाते हैं 15-20 दिन तक, ये नाम होना चाहिए होना चाहिए। पहले तो पैदा होने के 2.5 साल बाद अच्छा नाम भी रखना था, जब एडमिशन करवाने गए रख दो मैडम कुछ भी, आपका क्या है। तो कई लड़कों का किरण भी रख देते थे वो, ठीक है। तो पहले ऐसे ही नाम होते थे। तो केस था राजलक्ष्मी देवी वर्सेस भूतनाथ। भूतनाथ हस्बैंड था और राजलक्ष्मी देवी वाइफ थी। तो बीवी ने अपने पति के खिलाफ केस किया था। क्यों किया? तो क्या हो रहा था कि हस्बैंड एंड वाइफ में एज यूजुअल कंटिन्यूअसली क्वेरल्स हो रहे थे। क्वेरल्स मतलब लड़ाई झगड़े। तो लड़ाई झगड़े हो रहे थे, सब कुछ ओके था। अब हस्बैंड और वाइफ में सहमति बनी कि भाई हम साथ में नहीं रहेंगे। तो वाइफ से हस्बैंड ने कहा ठीक है भाई नहीं रहेंगे साथ में, मैं तुझे पैसे दिया करूंगा महीने के, अलग रहेंगे। राजलक्ष्मी देवी ने बोला ठीक है लिख के दो। तो उसने राइटिंग लिखा, साइन करा, रजिस्ट्री करवाई और राजलक्ष्मी देवी को लिखकर दे दिया। थोड़े समय बाद वो हस्बैंड वाइफ को पैसे नहीं दे पाया। तो क्या वाइफ या हस्बैंड के खिलाफ लीगल एक्शन ले सकती है? कोर्ट में जाकर ले सकती है। क्यों? अरे मेरे प्यारे बच्चे, नेचुरल लव एंड अफेक्शन कहाँ है? मैंने आपको आंसर पहले ही दे दिया था, क्वेरल्स। दोनों के बीच में क्या हो रही है? और मम्मी और पापा और बेटे में मैंने क्या गले नहीं लगवाया था, और यहाँ लड़ाइयाँ हो रही है। तो कोर्ट में जज ने ये फैसला जो है वो हस्बैंड के पक्ष में दिया। दो कारण थे, एक तो जज खुद एक हस्बैंड था, ठीक है। और दूसरा यहाँ पर लॉ ये कहता है नेचुरल लव एंड अफेक्शन होना इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। यस सर, मुझे पता था वेलफेयर वर्सेस वेलफेयर, है ना बेटे। वहां पर ये राइटिंग साइन वाला सिस्टम नहीं था कुछ भी। अगर वो राइटिंग साइन नेचुरल लव एंड अफेक्शन रिलेशन रजिस्ट्रेशन करवाता तो वो यहाँ आता फिर। ठीक है, सबको समझ में आ गया? ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। तो पहले मैं इसको पढ़ा रहा हूँ नेचुरल लव एंड अफेक्शन को। बेटे वो तो कोर्ट जज
कोर्ट तय करता है ना। जब डिवोर्स होता है तो डिवोर्स में कॉन्ट्रैक्ट बनता है कि हस्बैंड वाइफ को 70% अपनी एसेट्स का हार्दिक पांड्या अपनी एसेट्स का 70% नताशा को देगा। तो नताशा की तरफ से क्या वो है कंसिडरेशन? कुछ भी नहीं। तो वहां पर यही काम होता है, लेकिन वो कोर्ट के थ्रू बनता है, वो कोर्ट ऑर्डर दे रहा है। नॉर्मली आपस में थोड़ी कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, वहां पर कौन ऑर्डर दे रहा है? कोर्ट ऑर्डर दे रहा है। ऑल वेल, तो मैं आगे बताऊंगा। अभी किसी को हम अपना गिफ्ट वगैरह देते हैं ना, चैरिटी करते हैं, गिफ्ट देते हैं, तो उसके भी आगे पॉइंट आएंगे। फिलहाल ये पॉइंट समझ में आ गया। मैंने आपको दो केसेस बताए हैं, दो में से एक केस कोई भी एग्जाम में आ सकता है आपके। मैंने बोला ये लीक्ड क्वेश्चन कर रहे हो आज आप, 10 में 9 बार ये पूछते हैं, क्योंकि इंस्टीट्यूट में बहुत कुछ देने के लिए है नहीं इस यूनिट में से। तो आपको पूरा रट्टा मार लेना एक एक, बिल्कुल वर्ड टू वर्ड। तो सर एक्सेप्शन नंबर 1, कॉन्ट्रैक्ट वैलिड विदाउट कंसिडरेशन, मतलब अब हम जितने भी पॉइंट पढ़ेंगे वहां बिना कंसिडरेशन के भी कॉन्ट्रैक्ट क्या होगा? वैलिड होगा। तो नंबर 1, एग्रीमेंट बेस्ड अपॉन नेचुरल लव एंड, तो एन एग्रीमेंट मेड विदाउट कंसिडरेशन इज वैलिड इफ इट इज must be signed by, it must be, there must be, relation must be। आपको ये सारे के सारे पॉइंट जो है वो कोई ऑप्शनल पॉइंट नहीं है, पांचों के पांच मैंडेटरी पॉइंट है। इट मस्ट बी इन राइटिंग, मस्ट बी साइंड, मस्ट बी रजिस्टर्ड, देयर मस्ट बी अ रिलेशन एंड द रिलेशन मस्ट बी नेचुरल लव एंड अफेक्शन। ऑल वेल जी। तो यहां पर एक केस आया, केस का नाम है राजलक्ष्मी देवी वर्सेस भूतनाथ मुखर्जी। राजलक्ष्मी देवी वर्सेस भूतनाथ मुखर्जी। तो एक हस्बैंड होता है। अच्छा, कल आप लोगों की क्लास है ऑनलाइन? कितने बजे? अच्छा, कल तो मुझे भी लेनी थी क्लास। देखते हैं, बात करता हूँ। लॉ में चलती है राइटिंग प्रैक्टिस। क्या चलती है? तो अपने को राइटिंग प्रैक्टिस भी करनी है। तो सिलेबस इतना बड़ा है कि क्लास के साथ में भी बड़ा मुश्किल है। तो अभी ऐसा ही कोई दिन उठाना पड़ेगा फिर, संडे ऑफलाइन, नॉट ऑनलाइन। तो मैं अभी बात करता हूँ। चलो, राजलक्ष्मी देवी वर्सेस भूतनाथ मुखर्जी। तो अ हस्बैंड प्रॉमिस टू पे हिज वाइफ आफ्टर कांस्टेंट लड़ाइयां, क्वेरल्स मतलब बिटवीन देम, a fixed monthly amount for her maintenance and separate residence without any consideration। उसने कहा फिक्स मंथली दूंगा, अलग से तेरे को रहने के लिए क्या दूंगा? घर दूंगा। द प्रॉमिस वॉज इन राइटिंग एंड रजिस्टर्ड, सब कुछ ओके। वेन ही रिफ्यूज टू पे, जब वो पैसा देने से मना कर देता, द वाइफ फाइल्ड अ केस। शी वॉज नॉट allowed anything by court on the ground that the exception was not applicable as there was no natural love and affection between। तो कानून तो कानून है। वो देखो, वाइफ ने इस टॉपिक के बेस पर केस किया था, तो इसी टॉपिक का आंसर क्या कहता है? इट मस्ट बी इन राइटिंग था, यस सर। रजिस्टर्ड था, यस सर। रिलेशन है, हाँ हस्बैंड वाइफ है। और साइन था, बिल्कुल था। नेचुरल लव एंड अफेक्शन था, एक दूसरे को देख रहे हैं, नहीं सर। तो जज बोलेगा जाओ, पहले मोहब्बत करो फिर आना, ठीक है? ओके, समझ गए? तो ये पहला पॉइंट आपको समझ में आया होगा आई थिंक। सारे टिपिकल पॉइंट्स हैं पिछली क्लास की तरह, लेकिन बहुत अच्छे से समझाऊंगा। पहला ओके, कोई दिक्कत है किसी को?
एक और केस है जो मैंने शायद लिखा हुआ है नीचे, वेंकट स्वामी वर्सेस रंगा स्वामी। ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा केस के। एक बड़ा भाई ऑन अकाउंट ऑफ नेचुरल लव एंड अफेक्शन प्रॉमिस टू पे द डेप्ट ऑफ हिज छोटा भाई। क्या हुआ, छोटा भाई थोड़ा शरारती था, उसने कहीं से कहां से क्या ले लिया, उधार उधार ले लिया। उधार ले लिया तो वो उधार का पेमेंट नहीं कर पाया, नहीं कर पाया तो दरवाजे पे वो आने लगे मांगने वाले, लाओ भाई पैसे दे हमारे, पैसे दे हमारे, पैसे दे हमारे। छोटा वाला कह रहा मैं कहां से दूं, पैसा तो नहीं है। वो कह रहे केस कर देंगे तेरे ऊपर। बड़ा वाला अंदर वाले कमरे में बात सुन रहा था, वो फिर बाहर आया। बड़े वाले को अपने छोटे भाई से प्रेम था, और ऑब्वियसली होता ही है, हर जगह नहीं होता, जनरली होता है। तो बड़े भाई ने अपने भाई की मोहब्बत में राइटिंग में लिखकर, साइन करके, रजिस्टर्ड करके, और रिलेशन तो है ना भाई भाई, और प्रेम में दिया था। उनने वादा किया ठीक है भाई इसके पैसे मैं दूंगा। तो बताओ कंसीडरेशन कहाँ है? भाई ने जिससे वादा किया, भाई तो पैसे दे रहा है, भाई को मिल क्या रहा है, कुछ नहीं ना, तो बिना कंसीडरेशन है। तो भाई बाद में पैसे नहीं दे रहा था, भाई ने पैसे देने से इनकार कर दिया। तो फिर ये वेंकट स्वामी जिसको पैसे लेने थे, उसने रंगा स्वामी बड़ा भाई उस पे केस किया, और वो केस जीत गया। क्यों? क्योंकि पांचों कंडीशन मैच कर। आगे समझ? ऑल वेल है जी। तो ये राजलक्ष्मी देवी वर्सेस भूतनाथ वाला तो आपको बहुत अच्छे तरीके से याद रखना। अब बेटे मेरा दूसरा आपका पॉइंट, अब जरा दूसरा समझ लो, पहले मैं अलग से बताऊंगा फिर यहां पर आएंगे। सेकंड, सेकंड कहता है एग्रीमेंट टू कॉम्पनसेट पास्ट वॉलेंट्री सर्विस। ठीक है, एक किसी पर्सन ने एग्रीमेंट किया, बस मैं इस शब्द की हिंदी बता रहा हूं, अभी टॉपिक नहीं बता रहा कि टॉपिक क्या है। एग्रीमेंट टू कॉम्पनसेट पास्ट वॉलेंट्री सर्विस। तो ये जरा सुनना अच्छे से, क्या है एग्जाम्पल। क्या हुआ भाई कि मान लो कोई एक बंदा है मिस्टर ए, रात के कुछ 3 बज रहे थे, नहीं एएम होगा ना, मतलब सुबह के 3 बज रहे थे, और वो अपने छत पर अपनी लैला से बात कर रहा था, है ना। पहले मोहब्बत ऐसी होती थी छतों पर, आजकल व्हाट्सएप पे हो गई है। आपको पता है पहले लैला मजनू पैक भी आता था टाटा कंपनी का, 25 रुपए का रिचार्ज करवाओ, 1 महीने तक नाइट में 11 बजे से सुबह 5 बजे तक कॉल्स अनलिमिटेड। तो सारी लैलाएं और सारे मजनू छतों पे ही सोते थे, चाहे कितनी भी गर्मी और कितनी भी ठंड क्यों ना हो। मेरे भी, अब ये मत बोलना आपको कैसे पता सर, तो मेरे भी 2-4 बहुत अच्छे दोस्त थे, तो और एक कॉमन फोन होता था, तो सब फिक्स था कि 11 से 1 तू करेगा, 1 से 3 तू करेगा। तो छतों पे, और जान क्या हाल है, बाबू ने खाना खाया, और तो वहां से आंसर पक्का नो ही आता था, नहीं मन नहीं कर रहा था। वो 6 सैंडविच खा के बैठा हुआ साला, ठीक है। तो ये सारी नौटंकियां छतों पे होती थी। तो ये नौटंकी चल रही थी, मिस्टर ए भी लगा हुआ था कहीं पर। तो मिस्टर ए ने देखा कि सामने वाले घर के अंदर जो है, वो देखा कि क्या लग गई, आग लग गई भाई। देख रहा धुआं मस्त जल रहा है। अब ए ने बोला कि बाबू जरा बाद में फोन करता हूँ, जरा यहाँ कुछ गड़बड़ है, काट दिया।
अब ए जो है वो भागते भागते जाएगा और जिसके घर में आग लग रही है पहले उसको बुलाएगा, भैया आग बुझा दूं, है ऐसा होता है कभी? तो ए भाई ने क्या करा, दौड़ते दौड़ते गया और इसने आग पर जो है वो कंट्रोल कर लिया, पानी वानी जो भी है, कंबल उम्बल जो भी था कर कुरा के सही कर दिया, अपनी इच्छा से किया। यहां तक ओके। वॉलेंट्री सर्विस दी, किसी से कोई कॉन्ट्रैक्ट बनाया नहीं बना। तो ये घर था मिस्टर बी का। किसका था? बी का। 2 4 5 दिन बाद जब घर का थोड़ा हालात कंडीशन सही हुए तो बी जाता है ए के पास। बी ए को बोलता है कि तूने जो परसों मेरे घर में आग बुझाई थी, तूने बहुत अच्छा काम किया, मैं तुझे अगले हफ्ते कितने रुपए दूंगा? ए ने बोला ओके। तो बी ए को 10,000 रुपए दे रहा है। बताओ ए ने बी को क्या दिया? कुछ बच्चे यहाँ बोल देते सर उसने आग तो बुझाई थी। अरे उस टाइम पे कॉन्ट्रैक्ट कहाँ हुआ था भाई, वो तो अपनी इच्छा के अनुसार बुझाई थी ना। अभी हो रहा है कॉन्ट्रैक्ट। अभी बी ने ए को बोला मैं तुझे 10 दूंगा, तो ए ने बी को क्या बोला? ओनली सिंगल वर्ड, थैंक यू। एंड थैंक यू इज नॉट ट्रीटेड एज ऑल वेल। लेकिन ए थोड़ा शातिर था, जो मोहब्बत में है वो शातिर क्यों ना हो। ए ने बी से ये बात लिखवा ली इन राइटिंग कि भाई देख लिख के दे दे, आजकल जमाना थोड़ा खराब चल रहा है। साइन भी करी थे, जब लिख लिया तो रजिस्टर स्टैंप ड्यूटी 10 रुपए की तो आती, मार दे ऑल वेल। तो बी ने ये सब करके वो खुशी खुशी में उसका घर बचा था, उनने दे दिया। 1 महीना हो गया, 1.5 महीना हो गया, 2 महीना हो गया, ए कह रहा लाओ 10,000 दे, तो बी कहता है मैं तो ऐसे ही बोल दिया था उस दिन थोड़ा भाव में आके, अब नहीं दूंगा। तो ए ने कहा था मुझे पता है तू भाव में बदल भी जाता है, तभी तेरी तीसरी शादी हुई है साले, इधर आ तू। ये जो घर तेरा बचाया था ना मैंने, तूने जो वादा किया था मुझसे, ये देख पेपर में लिखा है सब कुछ। कहाँ लिखा है? अब दे रहा है पैसे या कोर्ट जाऊं? मान ले फिर भी नहीं दिए तो ए कोर्ट जा सकता है बी के खिलाफ और लिख के दे रहा हूं ए जीतेगा, इवन विदाउट कंसिडरेशन। आ गया समझ? आया भाई? अभी चलते हैं आगे। देखो जरा, एग्रीमेंट टू कॉम्पनसेट फॉर पास्ट वॉलेंट्री सर्विस। ये देखो, ये घर है, उसका ओनर है केसी नाम का कोई बंदा। तो वहां पर दूसरी छत पर चिट्टी बैठा हुआ था। चिट्टी पता ही है, मूवी देखी रजनीकांत की शिवाजी द बॉस, अभी भी सोनी मैक्स पे आ रही होगी देखने। हाँ रोबोट, सॉरी शिवाजी नहीं रोबोट, अभी भी आ रही होगी वो सोनी मैक्स पे। 3 फिल्में आती है सोनी मैक्स पे, सुबह रोबोट, दोपहर को सूर्यवंशम, शाम को केजीएफ और रात को बाहुबली। अभी भी वही लग रही होगी। और जी सिनेमा पे हम साथ साथ है, दोपहर को संडे को। तू मेरा कुछ नहीं है भाई, ठीक है। आ जाओ, हम आपके हैं कौन, ये वाली फिल्म। अब ये चिट्टी नाम का एक बंदा है, वो चिट्टी जो है वो बिल्कुल दौड़ कर आया, आग लग रही है, उसने सारी आग जो है केसी के घर की आग बुझा दी अपनी इच्छा के अनुसार। द ओनर प्रोमिस्ड इन राइटिंग टू गिव ₹50,000 आफ्टर 1 month। दिस एग्रीमेंट इज वैलिड इवन विदाउट कंसिडरेशन। कंडीशन ये है कि वो राइटिंग में होना चाहिए, साइंड होना चाहिए और पास्ट वॉलेंट्री सर्विस होना इज वेरी इंपॉर्टेंट। आ गया समझ में? मतलब ऐसी इन द सेंस कोई भी सर्विस दो। मेरा बच्चा खो गया, तुम ढूंढ के ले आए। मेरा डॉगी खो गया, तुम ढूंढ के ले आए। मेरा पर्स खो गया, तुम ढूंढ के ले आए। समझ रहे हो? कोई भी सर्विस, कुछ भी हो सकता है वो। चलो, जैसे यहां पर एग्जाम्पल मैंने दे रखा है, चलो एग्जाम्पल पढ़ लेते हैं। लिखा है ए फाइंड बीस पर्स एंड गिव्स इट टू हिम। बी प्रोमिसेस टू गिव ए ₹500। दिस इज ए, मेरे को पर्स मिला,
एक बार ऐसे हुआ है, पर्स पर्स मिला भाई साहब, इतना इतना गुस्सा आया था उस दिन। हमारे कुछ कॉमन दोस्त थे तीन चार, ठीक है। तो उस दिन हम तीन तीन बहुत अच्छे दोस्त थे बचपन से। एक मैं, मेरा एक दोस्त है राहुल नाम है उसका, और एक सूरज नाम है, पहले बताया नाम। बहुत अच्छे दोस्त थे बचपन से, इतने अच्छे हैं कि कल मेरा बर्थडे था, आज उनका फोन आया, हैप्पी बर्थडे यार। दोनों का सालों का सुबह आया। तो हम कहीं से आ रहे थे, साउथ कैंपस से, और बस में बैठ के आ रहे थे, 511 नंबर की, अभी भी चलती है शायद, तुम्हें नहीं पता होगा, 511 रूट है। तो हम अपने घर की तरफ आ रहे थे, कालका जी की तरफ। तो क्या हुआ, मेरे बगल में एक बंदा बैठा हुआ था, और मेरे दोनों वो जो दोस्त थे वो दूसरी सीट पे थे। मेरे बगल में पर्सन बैठा हुआ, तो वो उठा होगा, उसका पर्स वहीं पर छूट गया। पर्स वहां छूट गया तो वो चला गया। तो मैं अपनी मस्ती में बैठा हूँ, लास्ट स्टॉप जो है हमारा ही था, सॉरी नेक्स्ट स्टॉप हमारा था। मैं ये देखता हूँ कि यहाँ पर पर्स गिरा हुआ है। मैं कहा यार पर्स गिरा हुआ है। तो पहला काम क्या करता है बंदा, उठाया, देखा तो उसमें कुछ माल मटेरियल था, समझ गए होगे। मुझे याद है 100 रुपए का एक नोट था, कुछ 20-30 रुपए खुले थे, 2008 की बात बता, 8 या 7 की। तो मैंने उन दोनों को बताया यार देख पर्स मिला है, चल मोमोज खा के आते हैं, ठीक है। फिर हमने ये फैसला लिया कि हम इसके पैसे वैसे खर्च नहीं करेंगे। तो पर्स में उसका ड्राइविंग लाइसेंस था, एड्रेस लिखा हुआ था। तो हम दो तीनों गए। मैं एक बार को कह भी, मैं कहा भाई रहने दे, क्यों जा रहा है, छोड़ना, खाते पीते हैं, एंजॉय करते हैं। कह रहे नहीं यार चलते हैं इंसानियत के नाते। मैं कहा अभी हम इंसान बनेगा, हम तो बच्चे हैं। फिर भी नहीं माने वो। मैं चल भाई चलते। तो गए हम उसके घर पे। तो गए तो उसकी मम्मी और सिस्टर ने गेट खोला। हमने कहा जी आप, ये बंदा कौन है। कह रहा मेरा बेटा है, अभी पुलिस स्टेशन गया हुआ है। मैं कहा, अच्छा बड़ी जल्दी चला गया। मैं कहा आंटी जी ये आपके बेटे का पर्स था, मेरे बगल में बैठा हुआ था, और ये आप ले लो, हम ढूंढ के आए हैं, ड्राइविंग लाइसेंस पे एड्रेस लिखा हुआ था। उसकी बहन पीछे से कहती तुम ही चोर होगे। हम तीनों को चोर बोल दिया उसने। तो मेरा जो राहुल था, उसने वहां ना वो थापी नहीं होती कपड़ा धोने वाली, वो थापी वहीं से थापी उठाई। और इतना सा है वो, सूखा सा, मतलब थापी भी ऐसे हिल रही थी उसके हाथ से, ठीक है। हम चलते थे मतलब वो बहुत तेज बोलता है, उसने बोला हम चोर दिखते हैं तुम्हें। लड़की ने क्या, हम चलते थे। लड़की क्या, मैं तू चुप रहे, रहने दे, मैं ट्रांसलेट करता हूँ। मैं कहा अगर हम चोर होते तो हम आपके पास ये पर्स लेके आते क्यों। अरे डर गए होगे। मगर डरते तो हम अपने बाप से भी नहीं है, तेरे से क्या डरेंगे। पर्स लिया और चले गए वापस। मगर अब तू हमें ढूंढ, ठीक है। अब वो मम्मी कह रही नहीं बेटा ये तो नहीं, बेटा ये तो, इतने वो लड़का आ गया। तो लड़के को मैंने कहा मैम बड़ी बेकार बहन है तेरी है, उसी के सामने। कह रहा कोई नहीं है, थोड़ा पागल है। मतलब थोड़ा नहीं है, खत्म है, इसकी शादी करो या भगाओ यहाँ से, ये तो तेरा घर ही उजाड़ेगी। क्योंकि गुस्सा आ गया था। मैं एक तो हम तेरे को बटुआ देने आए, तेरा साले तेरे चक्कर में मोमोज नहीं खाए मैंने। कह रहा भाई सॉरी, ये आप अच्छे आदमी हो, पानी पियो। मैं पानी पिला चल, ठीक है। तो ये मेरे को आज तक याद है इसे, मतलब हम ही गए लेके और हम ही चोर बोल रहे। फिर हम तीनों ने सहमति जताई, आज के बाद कोई सामान मिलेगा वापस नहीं देना, खाना पीना मौज ले रही है। उसके बाद सामान मिला ही नहीं कभी, इतनी किस्मत खराब है। चलो ठीक है, 2 पॉइंट आ गए। तो एग्रीमेंट जो है मैंने आपको बताया नेचुरल लव एंड अफेक्शन, और दूसरा क्या है अपना पास्ट वॉलेंट्री सर्विस। अब तीसरा क्या है एग्रीमेंट, पहले मैं एक्सप्लेन करता हूं तीसरा पॉइंट, फिर बताऊंगा। नंबर 3 सुन लो जरा, एग्रीमेंट टू पे टाइम
बार्ड डेप्थ, एक ऐसा डेप्थ जिस पर समय की क्या लगी हुई है, पाबंदी लगी हुई है। एक ऐसा डेप्थ जिस पर समय की पाबंदी लगी हुई है उसको कहते हैं एग्रीमेंट टू पे टाइम बार्ड। अभी भी समझ नहीं आया, खामखा की झूठी झूठी मुंडी मत हिलाओ, ठीक है, समझो अब क्या कहना चाह रहा हूं। कई बच्चे इतने कॉन्फिडेंस से कहते हैं, जैसे टीचर बोलता टाइम बार्ड, वो भी साथ साथ डेप्थ, जैसे बिल्कुल 100% समझ में आ गया हो। सुनना जरा ध्यान से। एक डेटर भाई है, इसको क्रेडिटर भाई ने क्या दिया, लोन दिया। यहां तक ओके। किसी क्रेडिटर ने डेटर को लोन दिया, तो डेटर ने क्रेडिटर से वादा किया कि भाई मैं तेरा लोन मान लो 2 महीने में पे कर दूंगा। 1 लाख का लोन था, कितने का था जी, यहां तक ओके। तो क्रेडिटर ने डेटर को लोन दिया, डेटर ने क्रेडिटर को बोला 2 महीने बाद पे कर देंगे, तो दोनों के बीच में क्या हो गया, कॉन्ट्रैक्ट हो गया। पता है आपको, ये टाइम बार डेप्थ पहले पढ़ा चुका हूं। कहां पे सर, कहीं तो पढ़ाया था, अनएनफोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट में। It means a contract which are good in substance but due to some technical reason like not proper stamping, not proper sign, barred by limitation। याद था ये शब्द, नहीं पढ़ते ही नहीं हो घर में, पता नहीं क्या। अभी सुनना, कोई बात नहीं, याद नहीं है तो यहां पर आ जाएगा। क्रेडिटर ने डेटर को लोन दिया, डेटर ने बोला 2 महीने बाद तेरे को पैसे दे दूंगा, डन है, यहां तक कोई दिक्कत। दोनों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हो गया। भाई 2 महीने बीत गए, डेटर ने क्रेडिटर को पैसे, क्रेडिटर गया भाई दे दे यार पैसे दे दे। अब डेटर वही आना कहानी कर रहा है। अगर ऐसा है तो फिर क्रेडिटर डेटर के अगेंस्ट में क्या लेगा, क्रेडिटर विल टेक लीगल एक्शन अगेंस्ट डेटर। तो बेटे 3 साल में ले लेना। कितने साल में, 3 साल में ले लेना। एक कानून है, कानून का नाम है लिमिटेशन एक्ट 1963, जो कि ये बात बोलता है कि अगर किसी क्रेडिटर ने डेटर को पैसे दिए, डेटर पैसे नहीं दे पाया, तो वो क्रेडिटर डेटर के अगेंस्ट में डिफॉल्ट जिस दिन से हुआ है, मतलब ड्यू डेट के बाद 3 साल के अंदर लीगल एक्शन ले ले। अगर क्रेडिटर ने डेटर पर 3 साल में लीगल एक्शन नहीं लिया, तो अब इन दोनों का जो कॉन्ट्रैक्ट है वो क्या हो जाएगा, अनएनफोर्सेबल। मतलब 3 साल बाद अब कोई क्रेडिटर डेटर पे लीगल एक्शन, समझ गए। मान लो ऐसा ही हुआ इस केस में, 3 साल बीत गए, क्रेडिटर ने डेटर पे एक्शन नहीं लिया, तो अब दोनों के बीच का जो कॉन्ट्रैक्ट था वो क्या हो गया, मतलब ये एक ऐसा उधार हो गया जिस पर समय की क्या हो गई। ऊपर क्या लिखवाया था मैंने, एग्रीमेंट टू पे के बाद पढ़ो, एग्रीमेंट टू पे अभी छोड़ो, उसके बाद पढ़ो टाइम बार्ड। मतलब इन दोनों के बीच में ये ऐसा डेप्थ हो गया जिस पर समय की क्या है, पाबंदी है। ऑल वेल, कोई प्रॉब्लम, ठीक है। अब बाद में क्या हुआ कि ये जो डेटर है, ये डेटर ने 3-4 साल बाद सोचा हुआ यार मैंने तो गलत कर दिया क्रेडिटर के साथ, ठीक है, थोड़ा इंसानियत जाग गई, मन की कुछ बातें थी वो जाग गई। तो अब डेटर जाता है क्रेडिटर के पास, किसके पास, और डेटर क्रेडिटर को बोलता है यार एक काम करता हूं, मैं तेरे को अगले महीने तेरे पैसे दे दूंगा।
इस बार क्रेडिटर ना थोड़ा सतर्क था। क्रेडिटर ने बोला भाई लिख के दे दे यार, एक बार लिख दिया, साइन कर दे, कर दिया। तो बताओ, डेटर क्रेडिटर को पैसे दे रहा है, क्रेडिटर डेटर को क्या दे रहा है? बोलो कुछ भी नहीं। कुछ बच्चे यहाँ बोलते हैं सर पहले तो दिए थे। अरे पहले वाला कॉन्ट्रैक्ट क्या हो चुका है? खत्म हो चुका है, पहले का कोई रिलेशन। और अगर अब फिर से वो डेटर अपनी औकात पर आया, मतलब मुकरा, तो क्रेडिटर अब तो उसको छोड़ेगा नहीं। अभी आ जा तू, बहुत हो गया तेरा साले, आया समझ में? तो वो क्रेडिटर डेटर के अगेंस्ट में अब लीगल एक्शन 100% लेगा ही लेगा। समझ गए? कितने पॉइंट हो गए जी? ये 3 ही थोड़े से टिपिकल पॉइंट थे, अब तो छोटे छोटे पॉइंट है, लेकिन समझाने वाले मजा आएगा। ठीक है, मैं 1 मिनट में आ जाऊं, बातें नहीं करना। ओके, चलो भाई 3 बातें ओके, कोई प्रॉब्लम किसी को? आ जाओ जी, चौथी बात करते हैं। तो देखो, एग्रीमेंट टू पे टाइम बार डेप्ट पहले पढ़ लेते। देखो टाइम बार डेप्ट क्या होता है? इट मीन्स ए डेप्ट या लोन विच लिमिटेशन पीरियड इज व्हाट? एज पर द लिमिटेशन एक्ट 19, which is 3 years from the default in the payment of loan. ओके, तो क्रेडिटर ने डेटर को 10,000 रुपए दिए, जिस पर टाइम बार डेप्ट लग गया, मतलब 3 साल हो चुके। अब डेटर बाद में राइटिंग में एग्री करता है और साइन करके बोलता है मैं 10,000 रुपए तुझे 1 महीने बाद दे दूंगा। देख उसी टाइम दे देता तो केस ही नहीं होता। केस तो कब होता है? जब दोबारा आके वादा करके चला गया। Here the agreement is valid even without consideration and creditor can file suit against debtor for recovery of all well। समझ गए जी? कोई दिक्कत? चौथा पॉइंट है कंप्लीटेड गिफ्ट। कौन सा पॉइंट? कंप्लीटेड गिफ्ट। अगर कोई पर्सन किसी दूसरे बंदे से इन राइटिंग, बोलकर नहीं, तेरी कसम दे दूंगा, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है, राइटिंग में लिखकर अगर बोलता है कि मैं तुझे ये गिफ्ट दूंगा, ये एक्ट होने पर, कोई भी एक्ट होने पर, मैंने आपको बोला मैं आपको गिफ्ट दूंगा, तो आपको गिफ्ट मुझे देना पड़ेगा, अगर राइटिंग में लिख के दिया है तो वादे से आप मुकर नहीं सकते। आ गया समझ में? तो कहता है व्हेन डोनी, डोनी कौन होता है? व्हेन डोनी यानी कि रिसीवर एक्सेप्ट द ऑफर ऑफ गिफ्ट इन राइटिंग एंड साइन। ऑल वेल जी? कोई दिक्कत?
अगला है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी। इसको समझ लो, इसका तो पूरा यूनिट नंबर 9 है, पेपर में कंपलसरी आएगा। वहां तो तुम समझ ही जाओगे, लेकिन जब वहां तक पहुंचेंगे तो इतना वेट नहीं करना, अभी जब यहाँ है तो यही समझाऊंगा। आपको पता है एजेंसी का मतलब क्या होता है? सर वो गैस की एजेंसी होती है जी। एजेंसी का मतलब क्या होता है? देखो, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी का मतलब दो लोग होते हैं, एक का नाम होता है प्रिंसिपल। क्या होता है? और एक होता है, ये जो एजेंट बंदा है ये अपने प्रिंसिपल के लिए कोई वर्क करता है। ये एजेंट प्रिंसिपल के लिए क्या करता है? कोई काम करता है, और बदले में प्रिंसिपल इसको क्या देता है? पैसे या कमीशन जो भी बनता है। तो सर एजेंट ने काम किया, प्रिंसिपल ने एजेंट को पैसे दिए, तो कंसिडरेशन तो दोनों ही में है। तो फिर आप क्यों कह रहे हो कि विदाउट कंसिडरेशन? तो देखो, एजेंसी का जो एग्रीमेंट होता है उसमें कंसिडरेशन होता भी है और कंसिडरेशन नहीं भी होता है कभी कभी। एग्जाम्पल सुनना, मान लो कि मेरे इस लैपटॉप में कुछ प्रॉब्लम आ रही है। ये भाई जा रहा है नेहरू प्लेस की तरफ। तेरा नाम क्या है? मंथन। और मंथन तेरी एज क्या है? 18+ है ना तू? ठीक है, पहले पूछ लिया मैंने। इसकी एज 18+ है। मंथन नेहरू प्लेस की तरफ जा रहा है ना? दिल्ली में नेहरू प्लेस ये अपना यहाँ से पास में ही है, और वो एशिया की सबसे बड़ी मार्केट है लैपटॉप कंप्यूटर सॉफ्टवेयर वगैरह की। तो मैंने मंथन को ये लैपटॉप दिया, मैं कहा तू उधर जा रहा है, तू एक काम कर, वहां पर गणेश लैपटॉप वाला जो है, दुकान नंबर 320, सूर्या बिल्डिंग, ये ऐसे ही बोल रहा हूँ, मुझे नहीं पता क्या एड्रेस, ठीक है। तो तू एक काम करियो, तू वहां पर लैपटॉप मेरा दे दियो, और वो मैं कलेक्ट शाम को खुद कर लूंगा। तो ये अभी मेरे लिए क्या कर रहा है? काम कर रहा है। तो ये मेरा क्या हो गया? मैं इसका क्या हूं? अब बता, पैसे लेगा लैपटॉप पहुंचाने के? नहीं लेगा। इतना तो बनता है यार, सर इतनी क्लासेस देते हैं, चल यार। और मैं जा भी तो नेहरू प्लेस ही रहा था, चल कहीं और जा रहा हूँ तो सर से बोल दूंगा, सर 20 रुपए तो दो किराए के, 50 रुपए जो भी लगते हैं। तो इसने मेरे से पैसे नहीं लिए। अब पैसे नहीं लिए का मतलब क्या है कि ये मेरे लैपटॉप को अपनी इस उंगली पे ऐसे रखे और ऐसे घुमाते हुए लेके जाए। टैटड़ा! ये कृष्ण भगवान का सुदर्शन चक्र थोड़ी है। गुल्ली डंडा खेलते हुए जा रहा है मेरे लैपटॉप से। क्रिकेट खेलने लोग तो लैपटॉप में, बेटा बॉल फेंक, छक्का। अब तेरा छक्का और मेरा यहाँ पर क्या हो गया? लैपटॉप की स्क्रीन। ऑल वेल। अब इसने मेरे लैपटॉप में खराबी कर दी। अब बताओ, क्या मैं इसके अगेंस्ट में एक्शन लूं? हाँ, लू, ले सकता हूं, इवन विदाउट, मतलब कंसीडरेशन नहीं लिया का मतलब ये थोड़ी है कुछ भी कर देगा कि सर ने पैसे तो दिए नहीं, अब लैपटॉप ही बेच देता हूँ, बेच के पैसे निकालूंगा, बच्चे हुए सर को दे दूंगा। अरे मेरे को लैपटॉप सही चाहिए, तो बेच के आ गया। आगे समझ? गलती से कुछ नहीं होता। देखो, बाय मिस्टेक हुआ, मान ले चोरी वोरी हो गया इसका, तो हम देख लेंगे ना फिर वो काम। अब ये पार्क में मेरे लैपटॉप से बैट बॉल खेल रहा है, कितना पिटेगा ये वहां पर मेरे से? कानून की बात छोड़ो, पहले संवैधानिक तरीके की छोड़ो, असंवैधानिक तरीके से कितना मारूंगा मैं इसको। आगे समझ? तो ये तो एक बहुत माइनर सा छोटा सा एग्जांपल दिया, अब थोड़ा सा और बड़े लेवल पे जाते हैं। देखो, बिजनेस के अंदर ना बहुत सारे एजेंट होते हैं जो किसी और के लिए काम करते हैं, बदले में कमीशन लेते हैं। लेकिन कभी कभी कुछ एजेंट किसी और के लिए बिना पैसे भी काम कर देते हैं। का मतलब ये नहीं कि वो काम गलत कर देंगे। गलत करते हैं, जानबूझ के करते हैं, तो फिर वो लाइबल होंगे, इवन कि उन्होंने कंसीडरेशन नहीं रिसीव किया है फिर भी। ऑल वेल, दिस इज कॉल्ड कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी।
तो मैंने अभी तक कितना बताया? सबसे पहले मैंने आपको बताया नेचुरल लव एंड अफेक्शन, दूसरा एग्रीमेंट टू पे कॉम्पनसेट पास्ट वॉलेंट्री सर्विस, तीसरा एग्रीमेंट टू पे टाइम बार्ड, चौथा कंप्लीटेड गिफ्ट, पांचवा और छठा, छठा पढ़ाया नहीं सर, आपने फालतू बोल रहे हो। चल भाई छठा भी पढ़ लेते हैं। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी आ गया, रिलेशन ऑफ प्रिंसिपल एंड एजेंट, नो नीड ऑफ कंसिडरेशन। 5 नंबर ओके। अब नंबर 6 है बेलमेंट। अच्छा देखो, ये आपका यूनिट 9 है, ये आपका यूनिट 8 है। क्या है? जब हम वहां पर पहुंचेंगे तो आपको ये सब चीजें वैसी आ जाएगी, लेकिन इतना सबर नहीं है कि वहां तक पहुंच के समझे। अब सामने है तो इसको बता के ही जाऊंगा फिर आगे। तुम सोचोगे साले वो आता ही नहीं होगा इसलिए बोल रहा है। सुनना जरा ध्यान से। तो अब अगला पॉइंट, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट। आप सभी लॉ के नए नए शब्दों से रूबरू हो रहे हो हर क्लास में। अभी ये सब आपके लिए बहुत नया है। एक समय पर आते आते जैसे ही आप इस कोर्स में थोड़े से पुराने होते जाओगे, ये सभी पॉइंट आपकी नॉर्मल लाइफ के पॉइंट बन जाएंगे। तब आपको बिल्कुल मुश्किल नहीं होगी। इसीलिए जब फर्स्ट टाइम पे पढ़ते हैं तो हमेशा थोड़ा सा कॉशियस होके पढ़ना चाहिए। ये सभी नई चीजें, देखो सीखने में भी मजा आता है। अब नया शब्द है बेलमेंट, और ये जितने भी काम हो रहे हैं ना, ये सब आप रेगुलर लाइफ में करते हो, आपको शब्द नहीं पता थे बस। किसी के पास स्कूटी है घर में? है भाई, है या नहीं है? स्कूटी है भाई, है? उस स्कूटी की कभी सर्विस कराने गया है? तू गया है? चलो आंसर मिल गया मेरे को यहाँ से। अभी नई नहीं लिए क्या? अभी पहली सर्विस होगी 500 किलोमीटर पे, है ना? अभी तू भाई सर्विस कराने गया था, सब सुनना। तेरा नाम क्या है भाई? मयंक। अच्छा मेरे में प्रॉब्लम है, मैं नाम भूल जाता हूँ, ठीक है? दोबारा, लॉ ही इतना याद रखना पड़ता है। मयंक भाई पे एक स्कूटी है, तो स्कूटी की मयंक गया सर्विस करवाने मैकेनिक की दुकान पर। तो मयंक पहुंचा, संडे का दिन था, सुबह 10 बजे। 11 से 1 मयंक की क्लास थी। मयंक ने उसको स्कूटी दी, उसको बोला कि भाई इसका इंजन ऑयल चेंज कर दो, सर्विस कर दो, पूरा अच्छे से ब्रेक श्रेक सब कुछ ओके कर दो। ये बात क्या किसने बोली? मयंक ने। किसको बोली? सर्विस वाले को। अब बता मयंक, वहां पर तू खड़ा था या घर आ गया था? घर आ गया था। क्यों आ गया था घर? गर्मी हो रही थी। क्योंकि वो बहुत टाइम लगाते हैं सर्विस करने में, 3 घंटे 4 घंटे अच्छी तरीके से सर्विस होती है। तो सर्विस सेंटर में सुबह आप गाड़ी देकर आओगे तो शाम तक आपको गाड़ी मिलती है। तो फिर आपने जब उसको अपनी स्कूटी सौंपी, तो सिर्फ स्कूटी सौंपी है, सारे पेपर वेपर उसके नाम पे करके आए थे कि भाई शाम तक स्कूटी तेरे पास है, तो सब शाम तक मालिक तू, तो शाम को जब मैं आऊंगा तब तू पेपर बना के मेरे नाम पे दियो। ऐसा तो नहीं होता ना बेटा? कोई प्रॉब्लम है? तो बेलमेंट का मतलब होता है ट्रांसफर ऑफ कस्टडी ऑफ गुड्स। ट्रांसफर ऑफ, तो आपने स्कूटी वाले को स्कूटी दी, आपने स्कूटी दी, उसने आपकी स्कूटी की सर्विस करी, आपने उसको पैसे दिए, 500 600 रुपए है सर्विस के, 500 रुपए दिए, उसने आपकी स्कूटी आपको वापस दी। तो सर यहाँ तो कंसीडरेशन है दोनों पार्टी में। इसको कहते हैं नॉन ग्रेचुअस बेलमेंट। कौन सी? ग्रेचुअस मतलब होता है जहां पर मनी इन्वॉल्व नहीं है, और नॉन ग्रेचुअस मतलब जहां मनी इन्वॉल्व। यहां तो कोई दिक्कत नहीं है, यहां पर तो नो कंसीडरेशन है ही नहीं। अब दूसरी चीज सुनना, मान लो मेरा कोई पड़ोसी है जो यूएस जा रहा है,
उसके बाद एक कुत्ता है घर में, ठीक है, और मेरे को देख के डेली भौंकता है, पता नहीं क्या है उसको, मैं अपना भाई नजर आता हूँ या क्या नजर आता हूँ, देखते ही भौंक गया। कुत्तों का है ना थोड़ा स्पीड है ना, पहले तो आराम से भौंकता, फिर उसके बाद स्पीड ऐसे बढ़ने लग जाती है उनकी, गर्म हो जाती है मशीन। तो वो यूएस जा रहा है, अब फ्लाइट में कुत्ता ले जाना पॉसिबल तो नहीं है, तो उसने क्या करा, अपना कुत्ता मेरे को दे दिया कि भाई हम आ रहे हैं 8-10 दिन में आ जाएंगे, तब तक तू इस कुत्ते की थोड़ी टेक केयर कर। तो बताओ बेलमेंट है या नहीं है? अच्छा मैं उससे पैसे लूं, मेरा पड़ोसी है, कल को मेरा कुछ काम होगा तो वो मेरे को भी तो मना कर देगा। ठीक है भाई, मैंने उसका कुत्ता अपने पास रखा। इसको कहते हैं ग्रेचुअस बेलमेंट, जहां पर कंसिडरेशन, अब उसका कुत्ता मेरे घर में है, अब मैं उसको देख के कह रहा हूँ, जब उसका मालिक मैं साले बड़ा भौंकता था तो मेरे को देख के ना आ इधर, तो 2 रैप्ट उसके सुबह मारता हूँ, 2 मारता था शाम को। जस्ट गिविंग एग्जाम्पल, कोई सीरियस मत होना, ऐसा कुछ मेरे बस की नहीं है करना, मैं सिर्फ बता रहा हूँ ऐसे। अब मान ले मेरी वजह से, मेरी कुछ केयरलेसनेस की वजह से उस कुत्ते को बीमारी हो गई, कुछ प्रॉब्लम आ गई, तो क्या उसका मालिक मेरे अगेंस्ट में लीगल एक्शन नहीं लेगा? यस लेगा, इवन विदाउट। चल ये भी छोड़, कोई बात नहीं, एक और एग्जांपल। वही यूएस जो जा रहा था उसके पास एक गाड़ी थी, उसने मेरे को गाड़ी की चाबी दी, बोला कि भाई 10 दिन तक गाड़ी अपनी पार्किंग में रख लियो, मैं जा रहा हूं, मैं आके ले लूंगा। मैं कहा ठीक है, तो मैं पार्किंग चार्ज उससे नहीं लूंगा। अब मैंने उसको बोला कि ठीक है भाई जा। अब मैं उसकी गाड़ी को यमुना एक्सप्रेस वे पे 250 की स्पीड में दौड़ा रहा हूँ, रेस खेल रहा हूँ उसके साथ में। रेस खेलते खेलते एक टायर जो है निकल के आगे चला गया, और गाड़ी 3 चक्के ऐसे घूमी, मैं बच गया किस्मत से, और गाड़ी बिल्कुल धज्जियां उड़ गई गाड़ी की। अब वो भाई साहब आए यूएस से, उसने कहा ला भाई चाबी, मैं कहा ले भाई चाबी। उसने गाड़ी कहा है, मैं गाड़ी तो नहीं है भाई, चाबी है बस। अब बताओ वो मेरे खिलाफ कुछ एक्शन लेगा या नहीं लेगा? मतलब मैंने पैसे नहीं चार्ज करे उससे, मात्र 100-200 रुपए का मतलब ये थोड़ी उसके 20 लाख की गाड़ी फोड़ दूं। आ गया समझ? तो ग्रेचुअस बेलमेंट में नो कंसिडरेशन नो कॉन्ट्रैक्ट अगर होता है तो भी पार्टी केस फाइल कर सकती है। यहां देखना एग्जाम्पल, तो बेलमेंट नो कंसिडरेशन नेसेसरी इन द केस ऑफ कौन सा बेलमेंट? ग्रेचुअस बेलमेंट। आ गया समझ में? किस बेसिस पर? इसके ना बहुत सारे आंसर है, और पहला क्वेश्चन इस ग्रुप में तुम लोगों ने मुझसे ऐसा पूछा है, हर बैच में पूछा जाता है। केस इस बेसिस पर लेगी कि मैंने आपको अपना सामान दिया था और मेरे सामान को तोड़ दिया आपने। अब आपका कहने का मतलब ये है कि उसके पास सबूत क्या है? बेटे कॉन्ट्रैक्ट तो ओरली बनते हैं या नहीं बनते? अब आप मेरे से ओरली तो पढ़ रहे हो, या यहाँ हमने कुछ स्टैंप ड्यूटी बना के दी है आपको, लेकिन कोई गड़बड़ होती है तो आप जब कोर्ट जाओगे तो कोर्ट को समझ में नहीं आएगा ये बच्चा झूठ बोल रहा है सच। पहली बात तो ये हमारा दायरा नहीं है, जज क्या फैसला देता है किस सबूत के बेसिस पर देता है, हमें तो बस लॉ में क्या लिखा है वो पढ़ना है। नहीं तो कोर्ट में तो भाई ऐसे बंदे भी गुनहगार हो जाते जिन्होंने कभी कुछ काम ही नहीं किए। जिसने मर्डर नहीं किया उस पर मर्डर चार्ज लग गया, और जो 2-4 मर्डर करके मस्त घूम रहा है, हम उनकी बात नहीं कर रहे। हम लॉ में लिखी हुई प्रोविजंस को पढ़ने की बात कर रहे हैं। हमें कभी ये नहीं सोचना कि हम इसको प्रूफ कैसे करेंगे कोर्ट में। प्रूफ करना एडवोकेट का काम है, जजमेंट देना जज का काम है। आपका काम क्या है? लॉ में लिखा क्या है, क्योंकि कोर्ट में तो सर ऐसी चीजें प्रूव होती हैं जो होनी भी नहीं चाहिए, तो उसका मतलब ये थोड़ी कानून गलत है। ऑल वेल, समझ गए? और ऑनेस्टी नाम की भी चीज होती है यार इस दुनिया में। ठीक है कलयुगी प्रभाव है, बट अभी कलयुग के शुरुआती 5-5.5 हजार साल ही हुए, 4,32,000 साल का कलयुग है।
इतने बुरे हालात अभी नहीं है, तो जज भी देखता है कि सामने वाला मेरे पास आया है। तो एक बार बताओ, हम कोर्ट जाते हैं तो पहले ही दिन कोर्ट का फैसला आ जाता है। क्या हमारे को ये नहीं पता कोर्ट में केस करूंगा तो जिंदगी के कितने दिन तो कोर्ट में चले जाएंगे? तो क्या मैं झूठा केस करूंगा? करते हैं कुछ लोग, बट मैं नॉर्मल जनता की बात कर रहा हूँ। कोई नहीं करेगा झूठा केस। और जज वहां फालतू नहीं बैठा, वो दिन में सबको देख रहा है, उसको सब पता है। जैसे ऊपर वाले को पता होता है ना सब कुछ, वहां जज को पता है। ऑल वेल। कोई और क्वेश्चन है किसी का? लास्ट टॉपिक चैरिटी, लास्ट पॉइंट चैरिटी, जरा ये सुन लो, फिर आईसीआई के स्टडी मैट पे जाएंगे। अब चैरिटी का मतलब, अगर किसी एक पर्सन ने किसी दूसरे पर्सन को कंट्रीब्यूट करने को वादा किया, चैरिटी करने का वादा किया, मैंने आपको चैरिटी करने का अगर वादा किया है तो फिर मेरे को अब अपनी चैरिटी पूरी करनी पड़ेगी। एक एग्जांपल देता हूं, एक केस आया था किसी टेंपल में। किसी एक पर्सन ने मंदिर के मैनेजमेंट को बोला कि भाई मैं आपको अमाउंट अपनी तरफ से बोल रहा हूं, 1 लाख रुपए का चैरिटी करूंगा नेक्स्ट वीक। और लिख विक के बोला उसने, प्रॉपरली फॉर्म वॉर्म भर के बोला, मैं नेक्स्ट वीक आपको 1 लाख रुपए का चैरिटी करूंगा। अब मंदिर ने इस बात पे विश्वास करके आगे से सीमेंट, ईंट वगैरह वगैरह जो होती है मंदिर निर्माण के लिए, वो ऑर्डर कर दी। और यहां से जिसने वादा किया था वो मुकर गया। तो जिसने वादा किया था वो दे रहा था 1 लाख रुपए, बदले में उसको कंसिडरेशन में क्या मिल रहा था? कुछ भी नहीं। लेकिन तब भी मंदिर मैनेजमेंट उसके ऊपर लीगल एक्शन ले सकता है। तो इसलिए वादा सोच समझ के करना, तो नहीं ले सकता। रिटर्न नहीं होता तो नहीं ले सकता था। इसलिए इफ ए पर्सन प्रॉमिस टू कंट्रीब्यूट टू चैरिटी and on this faith the promisee undertake a liability to extent not exceeding the promised subscription, the contract shall be valid. All well. देखो, नो कंसिडरेशन नो कॉन्ट्रैक्ट के जो एक्सेप्शन है ना, वो ज्यादातर एक्सेप्शंस को इन्होंने ठोस रखा है। ठोस मतलब राइटिंग में, क्योंकि वरना फिर डिस्प्यूट और बढ़ जाएगा आगे जाके। डन है भाई? ओके। तो फिर एक काम करते हैं, पूरे के पूरे यूनिट का रिवीजन करवा रहा हूं। आप दोनों ने पहले का नहीं किया, मैं आपको बैकअप दे दूंगा, ठीक है? बैकअप का एक काम करूंगा, मैं आज अपलोड कर देता हूं यूट्यूब पे, आप लोग देख लेना। 15-16 अभी 2 दिन का मेरा एक प्रीमियर चल रहा है यूट्यूब पे, और आज ही अपलोड कर दूंगा। परसों से कंसीडरेशन का प्रीमियर चलाता हूँ 3 दिन तक, 18, 19, 20, ठीक 8 बजे शाम को कंसीडरेशन के तीनों लेक्चर अपलोड। डन है? तो जिसको भी जो भी टॉपिक छूटा है वो प्रीमियर के साथ साथ देख सकता है। अब मैं अपने उसके थंबनेल पे लिख दिया करूंगा कि इस क्लास में क्या टॉपिक पढ़ा है, ताकि क्लास को ओपन करने में इजी हो जाए। ठीक है भाई? चलो, तो सबसे पहले कंसीडरेशन यूनिट नंबर 2 है, आपके पेपर के लिए बहुत महत्वपूर्ण यूनिट है। मेजर क्वेश्चन यहाँ से, बड़ा क्वेश्चन 6-7 नंबर का आप मान के चलो आने वाला है। कंसिडरेशन का डेफिनेशन क्या है? तो व्हेन एट द डिजायर ऑफ द प्रोमिसर द प्रोमिसी और एनी अदर पर्सन हैज डन, डज, विल डू एनी एक्टिविटी और थिंग एक्सेट्रा इज कॉल्ड कंसिडरेशन। सेक्शन 2D इसकी बात करता है। कंसिडरेशन के रूल्स क्या? रूल नंबर 1, कंसिडरेशन मस्ट बी एट द डिजायर ऑफ प्रोमिसर, अदरवाइज इट विल बिकम काउंटर ऑफर। नंबर 2, कंसिडरेशन में बी गिवन बाय प्रोमिसी और एनी अदर पर्सन ऑन बिहाफ ऑफ प्रोमिसी, चेन्नैया वर्सेस रमैया। Consideration may be past, present or future. Consideration must have some value which may be adequate or inadequate, but in the case of inadequate consideration, we have to check the free consent of the party. Consideration must be real and not illusory. Consideration cannot be given for existing obligation. Rules खत्म हो गया। Privity to contract, general concept. Stranger cannot take legal action against contracting party। यह केस है था डल्लब रबर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी होलसेलर और रिटेलर के बीच में। इसके एक्सेप्शंस क्या होते हैं? एक्सेप्शन नंबर 1, इन द केस ऑफ ट्रस्ट बेनिफिशियरी कैन फाइल सूट अपॉन ट्रस्टी। नंबर 2, इन द केस ऑफ फैमिली सेटलमेंट और मैरिज एग्रीमेंट बेनिफिशियरी कैन फाइल सूट। नंबर 3, इन द केस ऑफ असाइनमेंट असाइनी कैन फाइल सूट। नंबर 4, एक्नॉलेजमेंट। नंबर 5, कोवेनेंट रनिंग विद
लैंड। ओके, साइड करो आज की क्लास। नेचुरल लव एंड अफेक्शन, सॉरी, नो कंसिडरेशन नो कॉन्ट्रैक्ट। जनरल कंसेप्ट है, नो कंसिडरेशन होगा तो नो कॉन्ट्रैक्ट होगा, लेकिन उससे कुछ एक्सेप्शंस भी है। एक्सेप्शन नंबर 1, इन द केस ऑफ नेचुरल लव एंड अफेक्शन, ठीक है, बट कंडीशन है, इट मस्ट बी साइंड, इट मस्ट बी रजिस्टर्ड, देयर मस्ट बी अ रिलेशन, रिलेशन मस्ट बी नेचुरल लव एंड अफेक्शन, ऑल वेल। और फिर दूसरी बात है, नेचुरल लव एंड अफेक्शन के अलावा एग्रीमेंट टू पे पास्ट कॉम्पनसेट फॉर पास्ट वॉलेंट्री सर्विस। नंबर 3, एग्रीमेंट टू पे टाइम बार्ड डेप्ट। नंबर 4 क्या था आपका, डोनेशन। नंबर 5 आपका एजेंसी। नंबर 6 बेलमेंट। नंबर 7 चैरिटी। एक दो पॉइंट और है किताब के अंदर। ऑल वेल जी, ठीक है, तो ये आपका पूरा यूनिट नंबर 2 हो गया। अभी स्टडी मैट पे जा रहे हैं हम लोग। अच्छा, पेन तो है ही नहीं, मैं पेन ढूंढ रहा हूँ इतनी देर। कंसिडरेशन क्या होता है, पढ़ लिया हम लोगों ने बेटे। तो यहां पर मैंने आपको डेफिनेशन बताई, व्हेन एट द डिजायर ऑफ प्रोमीजर द प्रोमीजी और एनी अदर पर्सन हैज डन एब्सटेन, डज एब्सटेन, डूइंग एब्सटेन, सच एन एक्ट और एब्सटेन प्रोमिस इज कॉल्ड कंसीडरेशन। ऑल वेल। फिर हमारी बात होती है आगे, कुछ करने पे कंसीडरेशन, कुछ ना करने पे। कुछ करने और ना करने दोनों पर मैंने आपको एग्जाम्पल बहुत सारे दे दिए। फिर लीगल रूल्स है कंसिडरेशन के, ये सेकंड प्रायोरिटी क्वेश्चन है। प्रायोरिटी नंबर 1 आज का टॉपिक था जो मैंने पढ़ाया था। लीगल रूल्स अबाउट कंसिडरेशन, कंसिडरेशन मस्ट मूव एट द डिजायर ऑफ प्रोमीजर। कंसिडरेशन मे मूव फ्रॉम प्रोमीजी और एनी अदर पर्सन ऑन बिहाफ ऑफ प्रोमीजी। ऑल वेल। अच्छा, एक केस भी था यहां पर, दुर्गा प्रसाद वर्सेस बलदेव। कंसिडरेशन मस्ट मूव एट द डिजायर ऑफ प्रोमीजर का एक केस था, दुर्गा प्रसाद वर्सेस बलदेव, ठीक है। तो इस केस पे मैं क्या करूंगा, एक बार आपको पढ़ना है इसको, और पढ़ने के बाद यही काम करता हूं, बता ही देता हूं, खामखा की आगे बढ़ोगे। देखो क्या था केस। डी एक डिफेंडेंट था। डी मतलब दुर्गा प्रसाद एक डिफेंडेंट था। डिफेंडेंट मतलब होता है जो बंदा गलत होता है पार्टी की नजरों में, कोर्ट की नजरों में नहीं, कोर्ट ने अभी फैसला नहीं दिया। तो डी डिफेंडेंट ने प्रॉमिस टू पे पी प्लेंटिफ यानी बलदेव को ए सर्टेन कमीशन ऑन आर्टिकल विच वुड बी सोल्ड थ्रू एजेंसी इन द मार्केट। वो केस क्या था जरा सुनना। तुम एक डेवलपर हो और मैं उस एरिया का जो हूं, कोई जैसे होता है ना पंचायत या कोई चीफ, उस एरिया का मैं क्या हूं, प्रधान मान लो या कुछ ऐसा मान लो। मैंने आपको ये बोला कि आप डेवलपर हो, आप ना यहां पर एक मार्केट डेवलप कर दो। और फिर जब आप मार्केट डेवलप कर दोगे तो उसके बाद जब दुकानें यहां खुलेंगी तो वो लोग अपने प्रॉफिट से आपको क्या दिया करेंगे, कमीशन दिया करेंगे। यहां तक ओके। उस डेवलपर ने मार्केट डेवलप कर दी और जब दुकानें खुल गई तो दुकान वालों ने कुछ समय तक कमीशन दिया भी, फिर बाद में दुकान वालों ने कमीशन देने से मना कर दिया। वो कह रहा भाई मेरे को तो इस बंदे ने बोला था कि मार्केट डेवलप कर, और तेरे को वहां से ये लोग क्या देंगे, कमीशन देंगे। हेडिंग क्या है, कंसिडरेशन मस्ट मूव एट द डिजायर ऑफ। क्या मार्केट में दुकान वालों की डिजायर के अकॉर्डिंग, दुकान वालों से पूछा गया था, तो वो जो कंसिडरेशन देंगे वो उनकी डिजायर के अकॉर्डिंग होना चाहिए या नहीं। तो उनकी डिजायर है, मैं नहीं दे रहा। आया कुछ समझ। तो यहां पर डिफेंडेंट को जो है वो हारना पड़ा केस, मतलब उसको पैसे नहीं मिले, ठीक है, डन ओके।
दूसरा कहता है कंसिडरेशन में मूव फ्रॉम प्रोमिजी और एनी अदर पर्सन। इस पे मैंने आपको बता दिया है, चेन्नैया वर्सेस रमैया। देखो ओल्ड लेडी वाला, ये बड़ा फेमस केस है, आप मान के चल लो आपके एग्जाम में ये केस आने के बहुत बड़े लेवल पर चांसेस हमेशा रहते हैं। फिर एक कंसिडरेशन एग्जीक्यूटेड होता है और एक एग्जीक्यूटरी होता है। एग्जीक्यूटेड मतलब बेटे जब दोनों पार्टी अपनी परफॉर्मेंस कर चुकी हो। आप कल शाम को मोमोज खाने गए थे, मान लो आपने उसको 50 रुपए दिए, उसने आपको मोमोज की प्लेट दी, तो दोनों ही पार्टी ने अपनी परफॉर्मेंस कर दी, एग्जीक्यूट कर दी, तो इसको क्या बोलते हो? एग्जीक्यूटेड कंसिडरेशन। और जब एग्जीक्यूटरी कंसिडरेशन मतलब दोनों में से अभी किसी ने अपनी परफॉर्मेंस, आप मैम से बात करने आए, मैम ने कहा कि क्लासेस स्टार्ट है 17 जून से, आपने कहा मैम फीस भी हम उसी दिन देंगे, तो दोनों के बीच में एग्रीमेंट हो गया, बट दोनों में से किसी ने भी कंसिडरेशन की पेमेंट नहीं करी, ऑल वेल। फिर अगला ये कहता है कंसिडरेशन में भी पास्ट प्रेजेंट और फ्यूचर, बता चुका हूं। कंसिडरेशन जरूरी नहीं है एडिकेट हो, मतलब अगर 1 लाख का सामान मैं 1 रुपए का भी बेच रहा हूं तो मेरी मर्जी। इनएडिकेट भी हो सकता है, मोनेटरी होना चाहिए बस, लेकिन जब इनएडिकेट होता है तो मेरी मर्जी होनी चाहिए। ऐसा ना हो मेरे पास पिस्टल टांग रखी है कि 47 लगा रखी है और मेरी 1 लाख की चीज आप 1 रुपए में ले जाओ, समझ गए? एंड परफॉर्मेंस ऑफ व्हाट वन इज लीगली बाउंड टू परफॉर्म, इसका मतलब होता है कि अगर मैं लीगली बाउंड टू परफॉर्म हूं तो मैं दोबारा से कंसिडरेशन आपसे नहीं मांग सकता, वो एग्जिस्टिंग ऑब्लिगेशन। कंसिडरेशन रियल होना चाहिए, कंफ्यूजिंग नहीं होना चाहिए। मैं ये बोलता हूं कि मैं इसको जिंदा कर दूंगा 1 लाख रुपए में, डेड बॉडी को, ये तो इल्यूजन है, झूठ बोल रहा हूं, सही है। और लास्ट क्या था? कंसिडरेशन लॉफुल नहीं हो, मस्ट नॉट बी लॉफुल, इमोरल नहीं होना चाहिए और अपोज टू पब्लिक पॉलिसी नहीं होना चाहिए। जैसे मैं आपसे बोल रहा हूं कि मैं आपको नौकरी पे लगा दूंगा, मेरे को 1 लाख रुपए की रिश्वत दे देना, गवर्नमेंट जॉब, तो मैं आपको नौकरी पे लगा रहा हूं, आप मुझे क्या दे रहे हो? 1 लाख रुपए, बट ये वैलिड थोड़ी है, यहां तो मैं रिश्वत ले रहा हूं ना आपसे। तो ये अपोज्ड टू पब्लिक पॉलिसी, अपोज मतलब अगेंस्ट, पब्लिक के पॉलिसीज के अगेंस्ट में। यूनिट नंबर 3 में 11 पॉइंट पढ़ाऊंगा अपोज टू पब्लिक पॉलिसी के, उन 11 पॉइंट में से एक यही पॉइंट है जो मैं बोल रहा हूं। थैंक यू सो मच, थैंक यू, हरे कृष्णा, धन्यवाद। क्या हाल है? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मैं अभी थोड़ी देर में करता हूँ, रिकॉर्ड हो रहा है क्लास। ठीक। जन्मदिन कल था और कल से ज्यादा विश आज आ रहे हैं। वाह भाई। तो कंसिडरेशन मस्ट नॉट बी अनलॉफुल, इमोरल और अपोज टू पब्लिक पॉलिसी। डन है? तो भाई ओके, एक टॉपिक फाइनल हो गया। अब दूसरा है सूट बाय ए थर्ड पार्टी टू ए कॉन्ट्रैक्ट, इसी को क्या कहते हैं? प्रीविटी टू। ऊपर रूल नंबर 2 ये कहता है कंसिडरेशन में बी गिवन बाय प्रोमिजी और, मतलब आपके पापा आकर फीस दे सकते हैं, लेकिन हमारे ऊपर केस फाइल आपके पापा नहीं कर सकते। वो कौन कर सकता है? आप लोग ही कर सकते हो, और आप तो माइनर हो, वैसे नहीं करोगे, बच गए हम। चलो आगे। तो मैं क्या कह रहा था? सूट बाय ए थर्ड पार्टी टू ए कॉन्ट्रैक्ट, इट मींस व्हाट? इट मींस स्ट्रेंजर कैन नॉट टेक लीगल एक्शन अगेंस्ट कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टी। बट ये जनरल कंसेप्ट है, इसके कई सारे क्या है? एक्सेप्शंस भी हैं। और वो कई सारे एक्सेप्शंस क्या हैं? सबसे पहला, इन द केस ऑफ ट्रस्ट बेनिफिशियरी कैन फाइल सूट अपॉन ट्रस्टी। इन द केस ऑफ फैमिली सेटलमेंट, ये सेम एग्जांपल मैंने आपको अपने उसमें दिया था, अपने नोट्स में, बस वहां डॉटर थी या उनकी मम्मी है। इन केस ऑफ सर्टेन मैरिज कॉन्ट्रैक्ट और एग्रीमेंट,
तो यहाँ मैंने आपको क्या बताया था, जनरली शादियां जो होती है वो हस्बैंड वाइफ से, मतलब बनने वाले हस्बैंड वाइफ से बिना पूछे करवाई जाती है। दो माँ बाप मिले, दोनों ने इन दोनों की शादी करा दी, तो कॉन्ट्रैक्ट किसने किया? माँ बापों ने। और कल को कोई दिक्कत होती है तो केस फाइल क्या वो लोग नहीं करेंगे? हस्बैंड वाइफ केस फाइल वही लोग करेंगे। इवन कॉन्ट्रैक्ट बनाते वक्त उनकी कोई भी भूमिका, आ गया समझ? इन केस ऑफ असाइनमेंट हो गया, असाइनमेंट मीन्स ट्रांसफर। अब एक बात बताओ, मेरे पास कोई इंश्योरेंस पॉलिसी है, मैंने अपने नाम पे ली थी, मैंने वो इंश्योरेंस पॉलिसी अपनी वाइफ के नाम पे कर दी, और कल को इंश्योरेंस पॉलिसी ने पैसे नहीं दिए तो अब केस कौन करेगा? लेकिन इंश्योरेंस कंपनी से कॉन्ट्रैक्ट किसका था? समझ में आ रही है बात? ये सारे एग्जाम्पल में बता चुका हूं, बस रिपीट कर रहा हूं। एक्नॉलेजमेंट ओके, कोविनेंट रनिंग विद लैंड ओके, कॉन्ट्रैक्ट एंटर इनटू थ्रू एन एजेंट, ठीक है। अब देखो, विदाउट कंसिडरेशन एग्रीमेंट की वैलिडिटी, अभी आज की क्लास का है, ठीक है, ध्यान से सुनना। द जनरल रूल इज दैट एन एग्रीमेंट मेड विदाउट कंसिडरेशन इज वॉइड, सेक्शन 25। अब ये सेक्शन भी याद करना है, 25, बहुत सारे फाउंडेशन में याद नहीं करने, बट कुछ बताऊंगा वो याद करना। इन एवरी वैलिड कॉन्ट्रैक्ट कंसिडरेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, यस और नो? ये बात मैं आपको बता चुका हूं। एक कॉन्ट्रैक्ट में ओनली भी एनफोर्सेबल, एनफोर्सेबल मतलब आप किसी भी कॉन्ट्रैक्ट पर लीगल एक्शन तभी ले सकते हो जब कंसिडरेशन क्या हो वहां पर। हाउएवर, द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट कंटेन्स सर्टेन एक्सेप्शंस, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में कुछ एक्सेप्शंस भी है टू दिस रूल। इन द फॉलोइंग केसेस द एग्रीमेंट थ्रू दो मेड विदाउट कंसिडरेशन विल बी वैलिड एंड एनफोर्सेबल। नंबर 1, natural love and affection. So it must be made out of natural love and affection. Party must be in stand in near relationship. It must be in. It must also be. देखो ये वही वाला हस्बैंड वाइफ का, यहां पर मैं आपको एग्जांपल दोबारा देता हूं। A written and registered agreement based on natural love and affection, based on between the parties standing in near relation, जैसे husband wife to each other is enforceable without consideration. एग्जाम्पल देखो दो दे रखे। A husband by a registered agreement promised to pay his earning to his wife, held the agreement though without consideration but valid. A out of natural love and affection promised to give his newly wedded daughter-in-law gold necklace worth ₹5 lakh. Yes, valid. लेकिन मान लो यहीं पर वही राजलक्ष्मी देवी वर्सेस भूतनाथ वाला केस होता तो हस्बैंड वाइफ के बीच में क्या है, वहां पर वैलिड। आ गया समझ? दूसरा है कॉम्पनसेशन फॉर पास्ट वॉलेंट्री सर्विस। अगर कोई पास्ट वॉलेंट्री सर्विस देता है और आज उसके बदले में उसको कोई कंसिडरेशन मिल रहा है, तो सामने वाले ने सबसे पहला वॉलेंट्री दिया हो सर्विस, पहले मैंने सर्विस प्रोमीजर के लिए दिया हो, और प्रोमीजर मस्ट बी इन एग्जिस्टेंस एट द टाइम व्हेन सर्विसेज वर, प्रोमीजर वहां पर एग्जिस्टेंस में होना बहुत, और उसने अपनी इंटेंशन दिखाई है, मतलब बोला है कि मैं तेरे को पैसे। एग्जाम्पल देखो, P finds R's wallet and gives it to the him. R promised to give P rupees 10,000. This is a all well. 24. Mr. X had helped his nephew Mr. Y to fight a case in the court of law using his knowledge and intellect. After Mr. Y won the case, he promised Mr. X to pay 10,000. Valid है? मतलब मेरे लिए किसी ने केस लड़ा, उस टाइम मैंने कोई बात नहीं करी थी, फीस फास कुछ नहीं, केस जीत गया मैंने जीत की खुशी में बोला भाई मैं तुझे पैसे दूंगा, रिवॉर्ड दूंगा, ऑल वेल। तीसरा क्या, प्रॉमिस टू पे टाइम बार डेप्थ, जिसपे समय की
लिमिटेशन लग गई है। चौथा एजेंसी ओके, कंप्लीटेड गिफ्ट, बेलमेंट, चैरिटी। ये देखो टेंपल वाला जो मैंने बताया था सेम एग्जांपल यहां पर है। ये केदारनाथ वर्सेस गौरी मोहम्मद का केस है। गौरी मोहम्मद ने केदारनाथ को, जो कमेटी का सेक्रेटरी था, उसको वादा किया मैं 1 लाख रुपए दूंगा टेंपल के रिनोवेशन के लिए, और वादे से मुकर गया। वो भड़का दिया किसी ने उसे, तेरा नाम गौरी मोहम्मद है, तू कैसे दे देता है चैरिटी वहां पे। सही है। और यहां से समरी, एक पॉइंट भी ऐसा नहीं था जो आपने नहीं पढ़ा। कैसा लगा बेटे? आप दोनों को आज का आ गया, पहले का भी आ जाएगा, मैं अपलोड करूंगा। ऑल वेल, 2 ऑप्शन है, वैसे तो 12:30 हो गए। यूनिट नंबर 3 शुरू करा दूं? अभी कर देते है जी, माइंड नहीं चल रहा? चलो भाई, तो मिलते हैं फिर आपसे। एक बार कल का मैं देखता हूँ, कल शायद क्लास रखूंगा संडे को, वरना मंडे तो है ही हमारी। ठीक है, ऑफलाइन ही होगी।